नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं और वो विषय है हमारे उन समाज के सुधारकों को लेकर जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजमाता जीजाबाई की जयंती की। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रमाता प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती की। साथियों, इसी विषय पर पीलीभीत में कुर्मी महासभा और बुद्धा फाउंडेशन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम की जो थीम थी वो थी जाति तोड़ो समाज जोड़ो। कहने का मतलब ये है कि उस कार्यक्रम के द्वारा समाज को ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि हम जब तक विभिन्न जातियों में बटे रहेंगे हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। जातियों से बाहर निकलना पड़ेगा और जातियों से बाहर निकलकर हमें समाज को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तब इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाली क्षेत्र की बहुत ही सक्रिय समाज सेविका जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, गायत्री गंगवार जी, उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से संचालित करवाया और संचालित करवाते हुए विभिन्न वक्ताओं ने ऐसे विचार रखे जो कि समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको उन वक्ताओं के वो विचार भी सुनवाऊंगा और विचार सुनवाने के साथ साथ आपको विभिन्न उन मुद्दों से जोड़ना चाहूँगा जो कि आज के समय एक ज्वलंत मुद्दे का रूप लिए हुए हैं। साथियों, इसमें जो वक्ताओं ने विचार रखे और उनसे जो निष्कर्ष निकल कर आया, उस निष्कर्ष पर अगर हम पहुँचें तो यही मिलता है कि आज के समय जब इन दोनों वीरांगनाओं के जन्मदिन को मनाया जा रहा है, समाज को इन लोगों से परिचित करवाया जा रहा है, समाज ने और इतिहास ने जिनको भुला दिया था उनको समाज के सामने लाया जा रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ इतना सा उद्देश्य नहीं है कि हम इनका जन्मदिन मनाएं और उसके बाद इनको भूल जाएं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो ये है कि अगर हम राष्ट्रमाता जो कि ज्ञान ज्योति के नाम से भी जानी जाती हैं, सावित्रीबाई फुले जी, अगर उनके संघर्षों को देखें तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए। समाज की गालियां खाईं, समाज द्वारा उन पर फेंकी गई गंदगी को सहा, उसके बाद भी उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया और अपनी अंतिम सांस तक समाज सेवा में लगी रहीं। इसी तरह से अगर बात की जाए राजमाता जीजाबाई की, तो अगर शिवाजी महाराज छत्रपति बन पाए तो उसके पीछे जो कारण थी वो थी राजमाता जीजाबाई। दोनों ही इन वीरांगनाओं ने हमें जीवन में संघर्षों से लड़ने के लिए शिक्षा दी और उन्हीं संघर्षों की बदौलत ये लोग इतिहास में आज याद की जाती हैं। साथियों, जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें विभिन्न वक्ताओं के विचारों से यही निष्कर्ष निकला कि यदि आज के समय हम जो वर्तमान सत्ता है, जो वर्तमान सत्ता द्वारा समाज पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियां, विभिन्न प्रकार के कानून थोपे जा रहे हैं, अगर हम उनका खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं तो उनका वैचारिक विरोध तो किया ही जा सकता है। ऐसे हमारे साथी जो खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं उन्हें वैचारिक विरोध करना चाहिए और मंच से यही बातें बार बार कही गईं और समाज को जगाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले आप इन वक्ताओं को सुनिए, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य तभी सफल होगा जब इससे बालिकाएं और महिलाएं जुड़ेंगी और ये बच्चियां भी बधाई की हकदार हैं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, क्योंकि जब हमारी ये बच्चियां घर में आप देखेंगे समाज में जितने भी
पाखंड और अंधविश्वास है वो सारा का सारा इन्हीं के सर पर लाद दिया गया है। दिन भर इनको अंधविश्वास पाखंडों में उलझाकर और यही इनके शोषण और अत्याचार की कहानी रही है, उसका कारण रहा है। फूल जो मालाएं जो होती हैं हमको हाथ में पकड़ा दी जाती हैं। अरे जब हम आपसे कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं तो माल्यार्पण हमारा क्यों नहीं हो सकता है? ये बताइए, मैं किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ होंगी, एक क्यों मुझे रूढ़वादी में कि क्या राम तो मेरा एक ही है ना, क्या सब राम बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो ये रूढ़वादी को मैं हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ कि रूढ़वादी को हटाया जाए। जैसा सम्मान आप लोगों को मिलता है उसी प्रकार का सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर हमारी गलती है तो आप लोग कहें। बिल्कुल सहमत है। अगर रूढ़वादी आप अभी हटाने की बात करते हैं लेकिन खुद उसका अमल नहीं करते हैं तो पहले ये अमल करिए कि जैसे हमारी ये मैं अपनी लड़कियों को विशेष तरह से कहना चाहती हूँ कि बच्चियों कि आप इतना पढ़ लिख के जाएं, इतना पढ़ लिख के जाएं कि अभी जो बता रहे थे लड़कियां 2 घर की लाज बचाती हैं, एक मैके एक ससुराल की। हम लोग घर का काम भी करते हैं और समाज को भी देखते हैं, बच्चों को भी पालते हैं, सर्विस भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं कहीं गए हमें हीन दृष्टि से देखा जाता है। पहले 19वीं सदी में क्या होता था, महिला अगर चौखट पर खड़ी हो जाया करती थी तो लोग कहते थे अरे ये तो उल्टा है, ये ऐसी वैसी, उसको तरह तरह के ताने दिए जाते थे। वो दरवाजे पे खड़ी नहीं होती थी। प्रथा इतनी थी। पहले बाल विवाह होते थे और विधवा विवाह, पूर्ण विधवा का भी इन्होंने नहीं संकल्प किया था, छूत नीच इन्होंने हटाई थी, जिससे हम लोगों को आजादी एकदम सांस की प्रथा भी थी, जिससे आज हम सांस ले रहे हैं और अपने मार्ग में आगे चल रहे हैं। ये सावित्रीबाई माता की ही फूले की थी कि देन थी, जिसको हम हमेशा याद करें। जैसे बताया कि बच्चियों से पूछा था एक ने कि आप सावित्रीबाई फूले के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता। तो मुझे भी थोड़ा दुख लगा, मुझे भी थोड़ा देर से पता चला। ये सब जो बैठे हमारे पुरुष विद्वान लोग बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन से मुझे पता चला और इनका भी सहयोग है मुझे आगे बढ़ाने में, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग हैं। अगर ये लोग कहीं ना कहीं मेरी गलती निकाले, मेरे बारे में कहें तो मैं डगमगा जाऊंगी, लेकिन ये लोग मुझे हौसला देते हैं। साथियों, आपने कार्यक्रम में आए विभिन्न वक्ताओं को सुना और सुनने के बाद आप जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे होंगे, शायद मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं और मैं आगे की बात करना चाहता हूं। साथियों, इस समय हमारे देश के अन्नदाताओं, किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। साथियों, उसके बावजूद देश की सत्ता के मद में चूर सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज जब इस दोनों वीरांगनाओं की जयंती के कार्यक्रम पर बात की गई और लोगों तक ये बात पहुंचाई गई तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस प्रकार एक महिला होकर इन वीरांगनाओं ने उस समय अंग्रेज शासन और उस समय की सामाजिक व्यवस्था से लड़कर देश में, समाज में एक स्थान पाया है, उसी तरह से इस समय हम हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसान है, चाहे वो किसान का पुत्र है, चाहे वो किसान का रिश्तेदार है या फिर वो भले ही व्यापारी है, उसे इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि अगर किसान दुखी रहेगा, अन्नदाता दुखी रहेगा, उसकी उपज में दिक्कतें आएंगी तो आप ये मान के चलिए कि देश का छोटे बच्चे से लेकर कितना बड़ा भी व्यापारी होगा, उसे भी वो अन्न जब खरीदने पहुंचेगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। साथियों, इसीलिए ये आवश्यक है, जैसा कि वक्ताओं ने कहा, आपने अभी सुना, उसी प्रकार से मैं भी अपनी यही बात कहना चाहता हूं और आप लोगों तक इस बात को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। आपके अंदर एक जन जागृति उत्पन्न करने की कोशिश करना चाहता हूं कि आप लोग भी शांत मत बैठिए। सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए जो 3 बिल हैं, जिनको किसान नेताओं द्वारा और जो सामान्य किसान है, क्योंकि अब सामान्य किसान ने भी बात को समझना शुरू कर दिया है, उनके द्वारा उन्हें किसानों का डेथ वारंट कहा जा रहा है। उनको सही से समझने की ज़रूरत है और उनकी जो खामियां हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सब उन लोगों पर है जो कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और आज के समय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। साथियों, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने के साथ साथ ही आपकी बात का प्रचार प्रसार भी होता है और वो प्रचार प्रसार गलत दिशा में ना होकर सही दिशा में किया जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। फिर से मैं मुद्दे पर लौटता हूं और मैं बात करता हूं 3 बिलों की। हमारे चैनल पर पहले की 2 से 3 वीडियो ऐसी हैं जिनमें आप इन किसान मुद्दों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इनको समझाया गया विस्तार से। उसके बाद भी मैं शॉर्ट में
तीनों बिलों को थोड़ा सा बताता हूं और उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूं। साथियों, ये जो 3 बिल लाए गए हैं, तीनों बिलों में जिनमें दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को आप समझिए। पहली दिक्कत ये है कि सरकार द्वारा किसान से ये कहा गया है कि आप अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। साथियों, आप सब जो कि देश की आबादी 80% के आसपास किसानी पर निर्भर है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि कोई भी किसान अपनी उपज को यहाँ से 500 या 1000 किलोमीटर दूर नहीं बेच सकता। तो वो जो लाभ मिलेगा वो किसानों को नहीं, व्यापारियों को मिलेगा। दूसरी बात मैं करूं अगर भंडारण की, तो किसान के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि वो अपनी एक छमाही की उपज को अगली छमाही तक रोक कर रख पाए, क्योंकि उसे पैसे की भी आवश्यकता होती है और भंडारण की सुविधा उसके पास उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए इस व्यवस्था का लाभ भी किसान को नहीं मिलेगा और इस व्यवस्था का लाभ वो व्यापारी उठाएंगे और किसान का और आम जनता का शोषण करेंगे। तीसरी बात अगर मैं करूं तो वो बात की जाती है मंडियों के खत्म होने या ना खत्म होने पर। मंडियों की बात सरकार ने बिल में कहीं पर ऐसी नहीं कही है कि वो मंडियों को खत्म कर रही है या जारी रख रही है, लेकिन प्राइवेट मंडियां जरूर होंगी। जैसा कि आप सबने देखा कि जब प्राइवेट ऑपरेटर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री में आए, उन्होंने सरकारी ऑपरेटर यानी बीएसएनएल को दौड़ से बाहर कर दिया। इसी तरह से जब प्राइवेट मंडियां चालू होंगी, शुरुआत में किसानों को अच्छा दाम देंगी, अच्छी कीमत देंगी और आखिर में ऐसा होगा कि सरकारी जो मंडियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और किसान सिर्फ प्राइवेट मंडियों पर जब निर्भर हो जाएगा तब उनकी मनमानी शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सीधा सा हिसाब है और वो ये है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी कंपनी के साथ और उसमें विवाद की स्थिति आती है, जो कि आनी ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी शर्तें होंगी जो कि किसान नहीं पढ़ पाएगा, और उन शर्तों के तहत अगर किसान की उपज में दिक्कत है, फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उस कीमत पर नहीं खरीदेगा और कोई विवाद अगर होता है तो एसडीएम से ऊपर का कोई अधिकारी उसे नहीं सुनेगा, यानी आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, सिर्फ एसडीएम स्तर तक जाएंगे। और एसडीएम स्तर पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एसडीएम या जो तहसीलदार आज के समय थोड़े से पैसे लेकर एक किसान की ज़मीन को दूसरे के नाम करने में समय नहीं लगाता है, वो कॉरपोरेट की सुनेगा या किसान की सुनेगा, निर्णय आपको करना है। ये तीनों चारों ऐसे बिंदु हैं जिन पर किसानों के हित का एक भी बिंदु नहीं है। और बात की जाए जो किसानों की स्वामीनाथन आयोग आने के बाद से अब तक की जो मांग है, वो मांग थी एमएसपी की, कि एमएसपी पे कानून बने और उस कानून के द्वारा किसानों को ये सुरक्षा प्रदान की जाए कि यदि उनका उचित मूल्य पर अनाज नहीं खरीदा जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो। ऐसा सरकार ने अभी तक कोई कानून या निर्णय नहीं लिया है। कानूनों को बताने का उद्देश्य मात्र इतना था, यदि अब तक आप इन कानूनों को नहीं जान और समझ पाए हैं तो मैंने फौरी तौर पर समझाने की कोशिश की है। बाकी इसको आप बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पर है, आप इनको समझिए और किसानों के साथ खड़े होइए। क्यों? अगर आज आप खड़े नहीं होते हैं तो आप ये मान के चलिए सिर्फ किसान की फसलें बर्बाद होंगी और आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये आंदोलन सिर्फ किसान अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा है, ये आंदोलन जो हो रहा है ये फसलों और नस्लों की लड़ाई है। यानी अगर किसान की फसल बचेगी तभी आपकी नस्लें बचेंगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अडानी अंबानी समूह ने साइलो बनाए हैं हरियाणा पंजाब में 2-2 हज़ार एकड़ में। उनमें वो अपनी अनाज को खरीद के भंडारण करेंगे और वो तब बाजार में लेके आएंगे जब हाहाकार मच जाएगा। और वही गेहूं जो आज 20 रुपए में किसान का नहीं बिक रहा है, वो आपको 80 रुपए 100 रुपए में खरीदना पड़ेगा। आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जिनके पास सरकारी नौकरियां आज नहीं मिल रही हैं, प्राइवेट नौकरी करके 6,000 8,000 कमाएगा और 100 रुपए किलो गेहूँ खरीदेगा, नस्लें आपकी बचेंगी कहाँ? तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी किसान की फसलों और आपकी नस्लों को बचाने के लिए आप आइए और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए और तब तक खड़े रहिए जब तक कि किसानों को उनकी मांगें नहीं पूरी की जाती। सरकार से आप अपील भी कीजिए, आप जिस माध्यम के द्वारा किसानों का सहयोग कर सकते हैं आप कीजिए। अगर आप लड़ नहीं सकते हैं,
तो आप साथ खड़े होइए। साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो उनके बारे में बात कीजिए, और बात भी नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठकर चुपचाप वैचारिक रूप से कम उनका समर्थन कीजिए। आप अगर इतना भी करते हैं तो आप अपने आप को अंदर से अच्छा महसूस करना शुरू करवा देंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। एक बहुत जल्द मिलूँगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।